कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पाकिस्तान से संबंध के मुद्दे पर एसआईटी के सामने पेश होने को लेकर तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई बार कहा कि मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा, जब भी एसआईटी बुलाएगी मैं जांच दल के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। उन्हें मुझे कॉफी या चाय भी देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली और पंजाब में कई लोगों से पूछताछ। इससे पहले गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के पाकिस्तान से संबंधों की जांच के लिए असम पुलिस द्वारा गठित एसआईटी दिल्ली और पंजाब में कई लोगों से पूछताछ कर वापस आ गई है। जांच दल ने हाल ही में एक पर्यावरण विज्ञानी और दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के 2 कर्मचारियों से पूछताछ की और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गौरव गोगोई को भी पूछताछ के लिए एसआईटी की ओर से समन भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार एसआईटी ने ब्रिटिश उच्चायोग के 2 कर्मचारियों से पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ की। तौकीर शेख का नाम सांप्रदायिक सद्भाव को अस्थिर करने में भूमिका के लिए असम पुलिस की प्राथमिकी में दर्ज किया गया। शेख राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी हासिल करने में अपनी भूमिका के लिए जांच के घेरे में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, एसआईटी को पाकिस्तानी नागरिक अली शेख से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। वहीं से पहले कांग्रेस की अहम इकाई के प्रवक्ता रीतम सिंह को शनिवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें उन्होंने 2 वर्तमान विधायकों समेत भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। सिंह को गुवाहाटी पुलिस की सहायता से लखीमपुर जिला पुलिस की एक टीम ने गुवाहाटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा को टैग करते हुए लिखा, मेरे युवा साथी रीतम सिंह की एक बिल्कुल उचित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी अत्याचार से भी बदतर है। पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, सर ये मामला एक दलित महिला को जाति आधारित अपमान से संबंधित है। अगर आप एक महिला दलित के पति को बलात्कारी कहना एक बिल्कुल उचित सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में उचित ठहराते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के दौरान उलुबारी इलाके में आरोपी के अपार्टमेंट में काफी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। सिंह ने शुरू में दावा किया कि उन्हें कोई वारंट या नोटिस नहीं दिया गया था। कुछ घंटों बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई सिंह के घर पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके सहयोगी के साथ ऐसी कार्रवाई उस दिन हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में थे। गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लखीमपुर पुलिस की एक टीम कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह को हिरासत में लेने के लिए गुवाहाटी आई। जब मैं उनके आवास पर गया तो मैंने देखा कि कैसे उन्हें बेरहमी से घसीटा गया और मुझे बात तक नहीं करने दी गई। गोलाघाट जिले में लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी के शाह के आधिकारिक दौरे का जिक्र करते हुए सांसद ने पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के तहत पुलिस के दुरुपयोग के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को पता है कि भाजपा के गुंडों ने कुछ दिन पहले दिन दहाड़े असम के 2 कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई की थी और अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस की दुकान बंद होना तय है। इस दुकान में ना तो सौदा बचा है और ना ही कोई ग्राहक। कांग्रेस के हाशिए पर पहुंचने के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। कांग्रेस तभी बच सकती है जब राहुल गांधी को हटाया जाए। ये बातें रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल को ना तो भारतीय संस्कृति की समझ है, ना ही भारतीय संस्कार और समाज की समझ है। ये बातें अब देश की जनता भी समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही है। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के लिए शहर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने राहुल गांधी और संजय राउत पर देश के बंटवारे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई नेता भारत के टुकड़े कर एक पाकिस्तान और बनाना चाहते हैं और वहां का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने पर तुले हैं। ऐसे नेताओं को महाकुंभ के महापर्व पर गंदगी नजर आती है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से ज्यादा वियतनाम में क्यों वक्त बिता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल गांधी कहां हैं? मैंने सुना है कि वो वियतनाम गए हैं। आगे उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी नए साल पर भी वियतनाम में थे और अब तक उन्होंने वहां करीब 22 दिन बिता दिए। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी इतने दिन नहीं बिताते। उन्होंने पूछा, राहुल गांधी की वियतनाम से अचानक इतनी नजदीकी क्यों बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत में रहना चाहिए। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर हमलावर रही है। पार्टी उन्हें गंभीरता से न लेने वाले नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राहुल गांधी की निजी यात्राओं का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है और इसे लेकर राजनीति होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर विवाद तब भी हुआ था जब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कुछ दिन बाद नए साल का जश्न मनाने वहां गए।
उस समय बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा था कि जब पूरा देश मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, तब राहुल वियतनाम में जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी की होली पर गैर मौजूदगी को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। इस पर कांग्रेस नेता उदित राजन प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी होली पर दिखे या ना दिखे, इससे देश की नीति और राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का होली मनाने का अपना तरीका होता है। उदित राजन ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी ने विदेश में पढ़ाई की है, वो नॉलेजेबल हैं, वो पीएम मोदी की तरह नहीं है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ कम है। जब ट्रंप ने कहा कि वो ब्रिक्स मर चुका है, तब मोदी भी कांप रहे थे। राहुल गांधी जैसा विद्वान नेता होता तो ट्रंप ऐसे बोलकर नहीं चले जाते। उदित राज ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी 18 बार शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। शायद ही किसी अन्य नेता ने इतनी बार मुलाकात की हो, लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने पर भी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। मोदी जितना विदेश में रहते हैं, राहुल गांधी उतना नहीं रहते, लेकिन लोगों को सिर्फ राहुल गांधी ही दिखते हैं। पंजाब में अमृतसर के खंडवाला इलाके में शुक्रवार रात को जब एक मंदिर पर ग्रेनेड हमला हुआ, तो पिछले कुछ वक्त से पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों की संख्या में इजाफा होना तय था, और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने बार बार कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल है। मार्च 2022 में जब भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब पंजाब को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ संदेह जताया था। उन्हें संदेह इस बात का था कि क्या भगवंत मान, जिनके पास कोई बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव नहीं है, वो पाकिस्तान से सटे पंजाब जैसे बेहद संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। पंजाब में पिछले 5 महीनों में 13 धमाके हो चुके हैं। इन धमाकों के बाद ये सवाल मुंह के सामने खड़ा है कि क्या पंजाब की कानून व्यवस्था संभाल पाना आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बस की बात नहीं है। पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी होगा कि पंजाब संवेदनशील राज्य क्यों है। पंजाब ऐसा राज्य है जिसकी 550 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पंजाब लंबे वक्त से खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर रहा और इस दौरान हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं भी की गईं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर यह आरोप लगता है कि वो पंजाब के सिख नौजवानों को अलग खालिस्तान के नाम पर भड़काती है। न सिर्फ आईएसआई बल्कि विदेश में बैठे कई कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठन भी पंजाब का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसे संगठनों ने बब्बर खालसा, इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस जैसे कई संगठनों के नाम शामिल हैं। मंदिर पर हुए ताजा हमले के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना भी जताई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब में कई जगहों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए देखे गए। इसके साथ ही ग्रेनेड हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक हो रही हत्याओं और ग्रेनेड हमलों के बाद फिर से यह सवाल जिंदा हो रहा है कि क्या आतंकवाद का काला दौर देखने वाले पंजाब में वही मनहूस दिन फिर से लौट रहे हैं। पंजाब में पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर 6 जून को गोल्डन टेंपल में खालिस्तान समर्थक खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर भी लहराए थे। इन हमलों की वजह से भगवंत मान सरकार पंजाब के विपक्षी दलों के निशाने पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो पंजाब को फलने फूलने नहीं देना चाहती। वो पंजाब को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर वो पंजाब में हो रहे आतंकी हमलों, नशे के कारण हो रही मौतों को क्या नहीं रोक पा रहे। पिछले 5 महीनों में राज्य में न सिर्फ मंदिर बल्कि पुलिस थानों को भी निशाना बनाकर धमाके किए गए और इनमें आरडीएक्स और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। आइए बम धमाकों के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर आरडीएक्स मिला था। हालांकि इसमें विस्फोट नहीं हुआ था। इसके 3 दिन बाद 27 नवंबर 2024 को गुरबख्श नगर में पुलिस चौकी पर हमला हुआ। इस हमले में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। विस्फोट में पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई और अच्छी बात यह थी कि उस वक्त चौकी के अंदर कोई भी नहीं था। तीसरा हमला 2 दिसंबर 2024 को शहीद भगत सिंह नगर के काठगढ़ पुलिस स्टेशन पर हुआ। इस विस्फोट में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। पुलिस जांच में आतंकवादी लिंक होने की बात सामने आई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी बरामद किए। चौथा विस्फोट 4 दिसंबर 2024 को मजीठा पुलिस स्टेशन में हुआ। यहां भी ग्रेनेड विस्फोट हुआ। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने दावा किया कि यह कोई हमला नहीं था, बल्कि थाने में खड़ी एक पुलिसकर्मी की बाइक का टायर फट गया था। 13 दिसंबर 2024 को अलीवाल बटाला थाने में धमाका हुआ। विस्फोट में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। 17 दिसंबर को पंजाब के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ। इसके ठीक 2 दिन बाद 19 दिसंबर को गुरदासपुर जिले में आतंकवादी हमला हुआ। गुरदासपुर जिला भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। 21 दिसंबर को गुरदासपुर के कलानौर इलाके के बंगा वडाला गांव में पुलिस चौकी पर रात को धमाका हुआ था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली।
16 जनवरी 2024 को पंजाब के अमृतसर जिले के जैतीपुरा गांव में शराब कारोबारी अमनदीप जैतपुरिया के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला रात के वक्त हुआ। इसके बाद 19 जनवरी 2025 को अमृतसर में गुमटाला चौकी परिसर में जोरदार धमाका हुआ। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 3 फरवरी को अमृतसर एक बार फिर दहल उठा। आतंकियों ने शहर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित एक बंद पुलिस चौकी में बम विस्फोट किया। 14 फरवरी को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर धमाका हुआ। अब ठीक एक महीने बाद 14 मार्च की रात को अमृतसर में एक मंदिर को निशाना बनाया गया। यहां भी ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया और कहा इनके संबंध आतंकी संगठन बब्बर खालसा से है। एक के बाद एक हुए हमलों के बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पंजाब में खालिस्तान समर्थक सिर उठा रहे हैं? क्या खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या विदेश में बैठे कट्टरपंथी सिख संगठनों की बड़ी मदद भी मिल रही है? NIA ने कुछ महीने पहले कहा था कि खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे कुख्यात आतंकी संगठन पंजाब के पुलिस स्टेशनों और अहम संस्थानों पर हमले की योजना बना रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में ही पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के परिसर में हमला हुआ था। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर जैसी सुरक्षित जगह पर सुखबीर बादल जैसे पंजाब के बड़े नेता पर हमला होना से पता चलता है कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है। इससे पहले साल 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो चुकी है। पंजाब में गैंगवॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। कुल मिलाकर इस सूबे में अराजकता का माहौल है। पाकिस्तान से लगा हुआ सूबा होने की वजह से पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ इस राज्य के लिए बल्कि देश भर के लिए बेहद अहम है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यहां याद दिलाना होगा कि पिछले साल अगस्त में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखकर कहा था, अगर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पंजाब के अंदर चल रहे सड़क संबंधी सरकारी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाएगा। यहां तक कि पंजाब के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर भी हमला हो चुका है। इसके अलावा राज्य में नशे का कारोबार जारी है और इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। भगवंत मान सरकार का कहना है कि वो आतंकियों और गैंगस्टरों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पंजाब में लगातार हो रही हैं, उसे देखते हुए यह सवाल पूरी ताकत के साथ पूछा जाना चाहिए कि क्या भगवंत मान सरकार इस संवेदनशील राज्य की शांति और स्थिरता को बरकरार रख पाएगी।